दोस्तों आज हम देख रहे हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी 12th क्लास का हिंदी अनिवार्य का पेपर है। ये आपका मॉडल पेपर विषय है हिंदी अनिवार्य। बोर्ड द्वारा ये मॉडल पेपर जारी किया गया है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलने वाला है आपको। और भी जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके भी सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। तो प्रतिदिन आपको हर दिन सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। उन सॉल्यूशंस को तैयार करिए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए और आप जो है कम से कम पिछले साल के पेपर ज़रूर देखिएगा जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किए थे। 2022 में जारी किए थे एक बार, ठीक है। 2022 में यही आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। 2023 में भी जारी किया गया था मॉडल पेपर, वो भी सॉल्व करवाया हुआ है मैंने। और 2024 का तो आप देख ही रहे हैं। तो अगर ये सब मॉडल पेपर्स आप देख लेते हैं तो बहुत सारी तैयारी आपकी कंप्लीट यहीं से हो जाती है। 2022 का, 2023 का, 2024 के इन सभी मॉडल पेपर्स को आप ज़रूर देखिएगा। ये सारे मॉडल पेपर, जितने भी ये मॉडल पेपर हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये सारे मॉडल पेपर जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर ज़रूर देखिए और प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में भी आएगी, तो इस प्लेलिस्ट को वीडियो के एंड में भी आप जो है टिक करके इसी स्क्रीन पे इतना बड़ा थंबनेल आएगा, उसको टच करके आप जो है देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, उसमें सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। और यहाँ पे 12 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी कि 12 प्रश्न जो आप करते ही आपको 12 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं हिंदी के पेपर में। पहला क्वेश्चन है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ये जो क्वेश्चन है कौन से पार्ट से लिया गया है। तो ये कविता पतंग से लिया गया है, जो कि आलोक धनवा ने लिखी है। तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, क्या लाते हैं? तो कपास लाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, कविता एक उड़ान है किसके बहाने? तो ये जो है कुंवर नारायण सिंह की कविता के बहाने चैप्टर से लिया गया है। कुंवर नारायण सिंह की कविता के बहाने चैप्टर से लिया गया है। कविता एक उड़ान है किसके बहाने? तो आंसर हो जाएगा हमारा चिड़िया के बहाने। तो यहाँ पे बा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है? तो ये कौन सा लिया गया है? छोटा मेरा खेत, उमा शंकर जोशी ने लिखा है इसको। और ये जो छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने इसको कागज के पन्ने को कहा है। तो यहाँ पे जो है सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन है लेखक इसके? उमा शंकर जोशी, छोटा मेरा खेत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछ दिया है कि अध्याय कौन सा है? पहलवान की ढोलक। इसके लेखक कौन है? तो लेखक जो हो जाएंगे वो है फंडीश्वर नाथ रेणु। फंडीश्वर नाथ रेणु, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद, मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर रहती है? मनुष्य की क्षमता किस बात पर निर्भर रहती है? कहाँ से आया है ये? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनुष्य की क्षमता किस बात पर निर्भर रहती है? शारीरिक वंश परंपरा पर, सामाजिक उत्तराधिकार पर और मनुष्य के अपने प्रयास पर। उपरोक्त सभी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिरीष के फूल को किसके समान बताया गया है? कौन सा चैप्टर है ये? तो ये आपको पता होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है शिरीष के फूल, उसी चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और शिरीष के फूल को जो है अवधूत के समान बताया गया, यानी अवधूत मतलब वो होते हैं जो हर समय एक जैसे रहते हैं, बदलते नहीं हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ बोला गया है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कहलाता है। तो वो शास्त्र जो है हमारा कहलाता है व्याकरण शास्त्र। व्याकरण के द्वारा जो हम शुद्ध रूप से बोलना और लिखना जो समझते हैं उसके नियम जो है हमको व्याकरण शास्त्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है, मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ है। मैनिफेस्टो को क्या हम बोलते हैं? तो मैनिफेस्टो को हम बोलते हैं घोषणा पत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना है। तो आधुनिक संचार जो भी माध्यम है जिसमें हम टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो देखते हैं, प्रिंट और इंटरनेट हैं, तो इनमें सबसे जो पुराना है, तो सबसे पहले जो माध्यम चुना गया था या यूज़ किया जाता था वो था प्रिंट माध्यम, यानी छपाई का माध्यम। ठीक है, पहले इंटरनेट था नहीं था, रेडियो नहीं था, टेलीविज़न, ये तीनों चीज़ तो बाद में आई। सबसे पहले तो अखबारों में जो है कपड़ों पे प्रिंट माध्यम किया जाता था। उसके बाद जो है, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? सभी को पता है सीधा प्रसारण को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लाइव। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10 अंक यहाँ पे आप प्राप्त कर चुके हैं। 11वां अंक की बात करते हैं हम। मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्रायः किसका उपयोग नहीं करते थे? तो मंत्री नामक अध्यापक भले ही थोड़े से कठोर थे, लेकिन वो कभी भी जो है
आपका कौन सा याद नहीं यूज़ करते, कौन सी चीज़, वो छड़ी यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। और ये जो है मंत्री नामक अध्यापक जो है, ये कौन सा है, आपका आनंद यादव की लिखी गई जूझ से लिया गया ये क्वेश्चन है, जूझ से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? अतीत के दबे पांव से लिया गया है ये क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो। तो अतीत के दबे पांव में से ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो जो है ये आपका ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा जो है माना जाता है। तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्तियाँ आएंगी, जो कि 6 अंक देंगे आपको। यहाँ से 6 अंकों के रिक्त स्थानों की पूर्तियाँ आएंगी, जिसमें पहला है, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को जो है हम बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द जो है क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं हम सही अंग्रेजी शब्द टेंडर। टेंडर को निविदा कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कि आपका निविदा का बड़ा क्वेश्चन भी आता है, सैनिकों ने कमर कस ली, वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो इसमें क्या दिखा रहे हैं? लक्षण दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति जो है आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, इस जब किसी शब्द का अर्थ ना तो अभिधा से प्रकट होता है और ना ही लक्षणा से, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहां पे लक्षणा ना अभिधा, वहां पे मिलेगी व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार झलक रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, तो वहां पर हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार आता है। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जब हम बोलते हैं तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार की बात आती है। बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा के बोलने से अतिशयोक्ति अलंकार झलक दिखाई देती है। नेक्स्ट जो है, अपठित आपको दिया गया है, ये अपठित रहेगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन अपठित रहेगा आपका। तो अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देना है। करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक है। कौन सी चीज? करुणा। करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से, जो भी मूल तत्व है उसमें करुणा भी एक है। हम एक दूसरे के सुख दुख में संयोग एवं सद्भाव रखते हैं। स्त्री का सम्मान, संकट के समय साहस न खोना, उदारता तथा अनेक विचारों के आदान प्रदान के साथ हमारी समन्वयात्मक दृष्टि आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम दैनिक व्यवहार में अपनाते हैं। हम दैनिक व्यवहार में क्या अपनाते हैं? स्त्री का सम्मान, संकट के समय साहस न खोना, उदारता, अनेक विचारों के आदान प्रदान के साथ समन्वयात्मक दृष्टि भी, ठीक है। हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को केवल भूभाग ही नहीं बल्कि अपनी माता से भी बढ़कर माना गया है। हमारी संस्कृति में जो है देश की जो भी जमीन है उसको केवल हम सीमा के नाम से, मतलब हम सीमा से नहीं नापते हैं, हम उसको अपनी माता कह के भी बुलाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये श्लोक भी लिखा है, अर्थात भूमि माता है और मैं इसका पुत्र हूँ, ठीक है। हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, धर्म ग्रंथ भी संस्कृति के पोषक और प्रसारक रहे हैं, जिसमें जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत समाहित हैं। जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत कहाँ समाहित हैं? हमारे वेद, पुराण, शास्त्र और धर्म ग्रंथ में। हमारे साहित्य में भारतीय जीवन दर्शन के स्रोत समाहित हैं। तो इस तरह से ये छोटा सा पैराग्राफ है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया उसकी बात करते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक तत्व कौन सा है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से करुणा भी एक भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक तत्व करुणा है। तो ये हमारे पर पहला आंसर जो है ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बोला गया है उसमें पूछा गया आपसे, सुत शब्द का पर्यायवाची शब्द, सुप्त शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। पर्यायवाची का मतलब अनेक शब्द जो होते हैं, सिमिलर जो होते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं। तो सुत का होता है पुत्र, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पुत्र दिया गया है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। सुत शब्द मूल शब्द, पर्यायवाची शब्द जो है, मूल शब्द का पर्यायवाची जो ये मूल शब्द है सुत, इस सुत का मूल शब्द जो है ये, इसका मूल शब्द का पर्यायवाची शब्द है पुत्र। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को किसके समान बताया गया? अभी अभी हमने पढ़ा था कि हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को माता समान बताया गया। तो ये हमारे पास इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे,
संस्कृति संस्कृति के किन तत्वों को हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं? अभी भी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि स्त्री का सम्मान, संकट के समय साहस न खोना, उदारता तथा अनेक विचार के आदान-प्रदान के साथ हमारी समन्वयात्मक दृष्टि आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम अपने दैनिक व्यवहार में अपनाते हैं। तो यही चीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। स्त्री का सम्मान, संकट के समय साहस न खोलना, उदारता और अनेक विचारों के आदान-प्रदान के साथ हमारी समन्वयात्मक दृष्टि आदि संस्कृति के ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम दैनिक व्यवहार में अपनाते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हम इन तत्वों को दैनिक व्यवहार में अपनाते हैं या दैनिक जीवन में अपनाते हैं। आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत किसमें समाहित हैं? तो अभी-अभी हमने पढ़ा था कि जीवन के चेतना के विभिन्न स्रोत जो है हमारे वेद, पुराण, शास्त्र और धर्मशास्त्र में समाहित है। तो हमारे पास इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक, बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता, भारतीय संस्कृति विविधता में एकता, एक तो ये हो सकता है, या भारतीय संस्कृति केवल हो सकता है। आप चाहें तो ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा भारतीय संस्कृति का महत्व आप लिख देंगे, ये भी गलत नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आप लिख सकते हैं भारतीय संस्कृति का अनोखा स्वरूप, ये भी लिख सकते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व लिखना चाहें तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। या फिर भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, तो हम कह देंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। ये सारे के सारे इसके आंसर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे जो आपको प्रश्न मिलेगा, अभी तक हमने जो अपठित गद्यांश किया था, अब अपठित पद्यांश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये आपको पद दिया गया, यानी कविता दी गई है। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने। तो बचपन ने जो है उसको ठगा दिया है। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, यानी कि जवान हो गए हो, अब जो है आपकी टेंशन बढ़ गई है क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। अभी आप पढ़ रहे हो तो आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप मौज कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि पढ़ाई बहुत बर्डन लग रहा है, लेकिन बाद में आपको एहसास होगा कि ये जीवन जो आप पढ़ रहे हो, इससे अच्छा जीवन आपको मिलेगा नहीं। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, नौकरी करोगे, दिन भर सुबह से शाम कंपनी में जाना, कोई काम करना, किसी दुकान खोलना, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो करना, टेम्पो चलाना, ऑटो रिक्शा चलाना, पायलट बनते हो तो प्लेन चलाना, इंजन के ड्राइवर बनते हो इंजन चलाना, बस वही काम रह जाएगा। उसके अलावा आपके पास बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। जो जिन दोस्तों के साथ आज घूम रहे हो वो दोस्त भी इधर उधर चले जाएंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर बताई गई है थोड़ा सा, कि भाई मैं झंझट में फंस गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, बचपन जो है मेरे को बहुत प्यारा था। इस तरह का ये पैराग्राफ दिया गया है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो है, सबसे पहले लेखक को किसने ठगा है, तो अभी भी बताया, लेखक को जो है बचपन ने ठग दिया। बचपन से वो किस में चला गया है, जवानी में चला गया। तो पहला आंसर हो जाएगा, लेखक को जो है बचपन ने ठगा है। दूसरा जो क्वेश्चन है, लेखक के लिए संसार कैसा बन गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि लेखक के लिए जो संसार है वो जो है युद्ध क्षेत्र जैसा बन गया है। यहाँ पर देखोगे आप, युद्ध क्षेत्र संसार बना, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, तो आप जो पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि लेखक के लिए जो संसार है वो युद्ध क्षेत्र बन गया है एक। इसके बाद जो है, युद्ध क्षेत्र इसलिए बन गया कि वो घर गृहस्थी और कमाने के चक्कर में पड़ गया है, अब उसके पास समय नहीं है। युवा काल की कौन सी विशेषता लेखक को मोहित करती है, तो युवा काल में जो आकांक्षाएं मिलती हैं हमारे को, पुरुषार्थ मिलता है, ज्ञान का उदय होता है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे, आकांक्षा है, पुरुषार्थ है, ज्ञान का उदय, ये मोहने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या चीज़ हमें मोहित करती है, तो ये सारी चीज़ें मोहित करती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेखक को युवा काल की आकांक्षाएं, पुरुषार्थ एवं ज्ञान का उदय जो है मोहित करती हैं। ये हमारे पास इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। लेखक को जवानी फंदे के समान क्यों लगती है, क्योंकि युवा काल यानी जवानी का जीवन अत्यंत विचित्र है, इसमें बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, इसलिए। तो बस इतना ही आप लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा, 1 नंबर के मार्क्स में बहुत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, लेखक बचपन को पुनः क्यों बुलाना चाहता है। लेखक बचपन को पुनः निर्मल शांति प्राप्त करने के लिए बुलाना चाहता है, ये भी पैराग्राफ के अंतिम क्षण में लिखा गया है। आप देखोगे तो ऊपर चलते हैं, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृतिक विश्रांति जो है, दे अपनी निर्मल शांति। तो यहाँ पर देख सकते हो, अपनी निर्मल शांति के लिए जो है वो फिर से बचपन को एक बार आजा बचपन बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, लेखक बचपन को पुनः निर्मल शांति, यानी कि जो उसने जवानी में कदम रखा है तो उसको अशांति लग रही है, बहुत सारे उसके ऊपर प्रेशर आ गए हैं। बचपन में कोई प्रेशर नहीं होता है, आप उठते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, घूमते हो, ये सब चीज़ें जो है उसको, लेखक को अच्छी लगती हैं। तो वो चीज़ कहता है कि मुझे बचपन वापस तू वही शांति लौटा दे जो बचपन में थी, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। इसके बाद जो छठा है, बचपन से किस विश्रांति की मांग लेखक कर रहा है, तो अभी अभी मैंने लास्ट पैराग्राफ बताया था, बचपन से अपनी व्याकुलता मिटाने वाली प्राकृतिक विश्रांति की लेखक जो है मांग कर रहा है। अंतिम लाइन में लिखा गया है, अभी अभी हमने देखा था। यहाँ पर देखिए, व्यथा
व्याकुल व्यथा मिटाने वाली अपनी प्राकृतिक विश्रांति की वो मांग कर रहा है। अंतिम लाइन में जो है इसका आंसर दिया गया है। तो इस तरह से आपका पैराग्राफ कंप्लीट होता है, आंसर कंप्लीट होते हैं। खंड ब की बात करते हैं, जिसमें आपका सेक्शन बी है, और इस सेक्शन बी में आपके 2 अंकीय प्रश्न अब पूछे जाएंगे। अब 2 अंकीय जो प्रश्न है, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज किसे कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, वो आवाजें जो शूट करते हुए खुद ब खुद चली आती हैं उन्हें नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाज कहते हैं। जैसे कि आप किसी आंदोलन या किसी भी जन आंदोलन को या फिर किसी भी मतलब लाइव को कवरेज कर रहे हो और वहां पर जो है पब्लिक शोर कर रही है, तो आप तो शूट कर रहे हो अपनी चीजें, लेकिन पब्लिक की आवाज भी पीछे से आती है, तो जो वो प्राकृतिक आवाज अपने आप जो रिकॉर्ड हो जा रही है वो खुद ब खुद चली आती हैं, उसी को ही हम जो है नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज कहते हैं। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न के बाद तीसरे प्रश्न पे आते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव लिखिए। तो इस कविता में कवि ने करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से प्रसारित मीडिया के कार्यक्रमों में निहित क्रूरता तथा शोषण को व्यक्त किया है। मीडिया माध्यम की ऐसी व्यावसायिक व्या, व्यावसायिकता एवं संदेहहीनता पर आरोप यानी कि आपेक्ष किया गया है। इस पूरे कविता का मूल भाव ये है। ठीक है, आपेक्ष मतलब आरोप होता है, ये मैंने यहाँ पे आपको डाल के बताया हुआ है स्पेशल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया आपसे, भक्तिन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया है? तो भक्तिन में विभिन्न प्रकार के दुर्गुण विद्यमान थे। वे बिना पूछे पैसे उठाकर रख लेती थी। उसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता था। वह झूठ बहुत बोलती थी। भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी नहीं थी। इन सभी दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने जो है अध्याय में बताया है। तो ये 7वें प्रश्न का आंसर हो गया। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या बोला गया है? यशोधर बाबू के लिए भूषण यूं ऊनी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया था? तो यशोधर बाबू के लिए उनका बेटा भूषण सिल्वर वेडिंग पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार स्वरूप इसलिए लाया था कि वे रोजाना सवेरे जो है दूध लेने जाते थे, तो वे फटा हुआ पुलोवर पहनकर जाते थे, जिसे देखकर भूषण को बहुत ही बुरा लगता था। अतः वे ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें, इसलिए भूषण उनके लिए जो है ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार स्वरूप लाया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो 9वां प्रश्न है इसमें पूछा है, कभी भी अपने जैसा हार्ड मास का मनुष्य हो सकता है? अब बीच बीच में से क्वेश्चन उठाए गए हैं। कभी भी अपने जैसा हार्ड मास का मनुष्य हो सकता है। आनंदा को इसका भान ये कैसे हुआ, यानी कि इसका एहसास कैसे हुआ? भान का मतलब होता है एहसास। ठीक है, तो इसका भान कैसे हुआ ये आपको बताना है। भान का मतलब होता है एहसास। तो मराठी मास्टर सौद लेकर स्वयं कविता करते, लेखक उनके घर जाता था, वे कवियों के चरित्र और उनके स्मरण लेखक को बताया करते थे, आनंदा को बताया करते थे। इस कारण ये कवि लोग लेखक को आदमी ही लगने लगे थे, क्योंकि वो लेखक की बातें बताया करते थे, उसके बारे में समझाया करते थे। इसलिए लेखक को ये विश्वास हुआ कि कभी भी अपने जैसा ही एक हार्ड मास और क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। लेखक को भी लगा कि मैं भी अब कविता कर सकता हूँ या लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है सेक्शन स। अब ये सेक्शन स में जो प्रश्न है वो 3 अंकीय प्रश्न रहेंगे, और 3 अंकीय प्रश्न जैसे ही स्टार्ट होंगे तो यहाँ से आपको सारे पार्ट में अथवा देखने को मिलेगा। अथवा यहाँ से आपको शुरू मिल जाएगा, अथवा देखने को यहाँ से मिलेगा, सभी प्रश्न अथवा में मिलेंगे। तो इसमें पहले प्रश्न की बात करें, क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, बादल राग कविता के आधार पर बताना है। इसी में एक अथवा पार्ट भी पूछा गया है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो अथवा वाला कर सकते हैं। इसमें बोला गया उषा कविता में कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कथन के समर्थन में उदाहरण तर्क दीजिए, मतलब आपने विचार लिखिए। तो दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करोगे, 3 अंक ये प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं और अथवा जरूर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बादल राग की बात करें, कविता के आधार पर हमें बताना है कि क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी वंचितों का साथ देती है। तो हम कह सकते हैं बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्रांतिकारी भावों से पूरित कविता है। इसमें कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। कवि ने शोषित वर्ग के हित में बादलों का आह्वान किया है। क्रांति के प्रतीक बादलों की गर्जना सुनकर पूंजीवादी वर्ग भयभीत हो जाता है, जबकि कृषक वर्ग आशा भरे नेत्रों से उसे देखता है। अतः समाज में शोषित
शोषितों को उनका अधिकार दिलाने हेतु क्रांति की आवश्यकता है और शोषकों के प्रति व्यंजनापूर्ण भावों की अभिव्यक्ति कर आर्थिक विषमता मिटाने, यानी कि जो गरीबी और ऊंच नीच का भाव है उसको, भेदभाव को मिटाने पर जोर दिया गया है। अतः यही कहा जा सकता है कि क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो इसके अथवा पाठ की बात करते हैं। उषा कविता में कवि ने प्रकृति की गति को अपने शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। इसके समर्थन हम कैसे कर सकते हैं? तो ये है अथवा पाठ इसका। उषा शीर्षक कविता में कवि ने सूर्य उदय पूर्व आकाशीय दृश्यों का आधुनिक उपमानों से चित्रण किया है। भोर से पहले आकाश का रंग नीला शंख जैसा, राख से लिपा हुआ गीला चौका, कुछ देर बाद सूरज की लालिमा उसमें मिल जाने से काली स्लेट पर लाल खड़िया, तथा कुछ देर बाद सूरज के प्रकट प्रकाश की सुंदरी की झील मिल और गौरदेह आदि जैसे नवीन उपमानों का प्रयोग कर कविता में जो है प्रकृति की गतिशीलता को कवि ने अपने शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। तो हमने इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है उन्होंने यूज़ की है। तो भोर से पहले आकाश का रंग जो है आपका नीले शंख जैसा, ये एक यहाँ पर उसने एग्जाम्पल यूज़ किया है। राख से लिपा हुआ गीला चौका का एग्जाम्पल उसने दिया है कवि ने। कुछ देर बाद सूरज की लालिमा जो है उसमें मिल जाने से जो है काली स्लेट पर लाल खड़िया हो जाती है, ऐसा दिखता है। कुछ देर बाद सूरज के प्रकट प्रकाश की सुंदरी सुंदरी की झिलमिल गौह देह आदि जैसे जो है यहाँ पे उदाहरण पेश किए गए हैं। तो इन सभी को हमने लिख दिया, यही उदाहरण आपको भी लिखने हैं इस तरह के प्रश्न में। अगला जो है, यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा, जीजी का यह कथन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कितना सटीक है, इसे अपने शब्दों में यानी अपने विचार प्रकट करना। इसमें 3 अंकीय प्रश्न फिर रहेगा। इसमें अथवा पाठ भी आपको मिल जाएगा। तो अथवा पाठ में आपसे क्या पूछा गया है? श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से अपनाई गई जाति प्रथा पर अपने विचार लिखिए कि आप क्या बोलते हैं इसके श्रम विभाजन के बारे में। तो सबसे पहले प्रजा तथा राजा की बात करें, जो जीजी ने कथन कहा, इसकी बात करें तो काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक की जीजी का ये कथन यथा प्रजा तथा राजा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में सटीक है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी हम आज देश के लिए क्या करते हैं। लोगों की मांगे तो हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग बन रहे हैं। इसी समय राजनीति में भी भ्रष्टाचार कूट कूट करके भरा हुआ है। अतः कहा जा सकता है यथा प्रजा तथा राजा। इसमें अथवा पाठ का आंसर जो है हमें लिखना है, जिसमें श्रम विभाजन के ऊपर आपका दृष्टिकोण क्या हो सकता है। तो भारतीय सभ्य समाज में श्रम विभाजन जाति प्रथा के आधार पर होता है। आप जानते हैं कि भारतीय समाज में जो है श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा के आधार पर, ऊंची जाति नीची जाति, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करता, अपितु विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच कर देता है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति आपकी कुछ भी हो, आपकी रुचि कुछ भी हो, वो अलग अलग बातें होती हैं। इसमें कुशल व्यक्ति या सक्षम सामाजिक कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। जाति प्रथा इसके विपरीत दूषित सिद्धांत है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि माता पिता द्वारा सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, यानी अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नर्स बनेगा, जो भी है। तो जिसमें मनुष्य की रुचि या स्वाभाविकता का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये चीज़ हम अपने विचार में लिख सकते हैं इसके आंसर के फलस्वरूप। अगला जो है 12वां प्रश्न, नगर नियोजन मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है। वर्तमान समय के नगरीकरण से संबंध स्थापित करना है। क्या वर्तमान समय और नगर नियोजन जो मोहनजोदड़ो की उस समय थी, क्या इसका और उसका संबंध है? इसके अथवा पाठ में फिर से आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, दादाजी की समझ में गुड़ ज्यादा निकालने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए। जूद अध्याय का यह कथन वर्तमान समाज की प्रतिस्पर्धा तथा धन लोलुपता की प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार को लिखना है। सबसे पहले नगर नियोजन की बात करें तो आज के वर्तमान में और मोहनजोदड़ो के जो उस समय नगर नियोजन था, उसमें क्या क्या समानता है या क्या अंतर है, उसको देखते हैं।
नगर नियोजन मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि हम बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं कि यहाँ की इमारतें चाहे खंडरों में बदल चुकी हों, किंतु शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडर काफ़ी हैं। यहाँ की सारी सड़कें सीधी या फिर आड़ी हैं। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जयपुर शहर की पुरानी बसावट एवं चंडीगढ़ है। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है। मोहनजोदड़ो नगर नियोजन से वर्तमान में मेल खाता है, यानी कि मोहनजोदड़ो नगर नियोजन जो है उससे जो है वर्तमान ये मेल खाता है। इस तरह से हमने बताया कि इनका संबंध है। इसके अथवा में बात करें, दादाजी का जो गुड़ निकालने वाला कथन था उसके ऊपर विचार प्रकट करते हैं। सारे गांव भर में लेखक के दादा का कोल्हू सबसे पहले इसलिए शुरू होता था कि उसके पिता की यह मान्यता थी कि यदि हम सबसे पहले कोल्हू चलाएंगे तो उनको ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी, क्योंकि समय से पहले बाजार में उनका गुड़ आएगा तो सारा गुड़ बिक जाएगा और ऊंचे दामों में बिकेगा। इस प्रकार वर्तमान समाज की प्रतिस्पर्धा और धनोलुपता की प्रकृति से प्रेरित होकर इंसान बेमौसम में फल और सब्जी उगा करके उनके भाव बढ़ा बढ़ा करके बेचते हुए अपनी लालची प्रवृत्ति को दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम जो इन दोनों का संबंध स्थापित कर सकते हैं। दादाजी भी तो अपने कोल्हू को पहले चला दिया करते थे ताकि उनका गुड़ जो है मार्केट में पहले चला जाए। अगला जो है, जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उनकी मौत जो हुआ होगा से हो जाती है। जो हुआ होगा से हो जाती है मतलब पता नहीं कि कैसे हो जाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं ये आपको बताना है। अथवा जो पाठ है इसमें ये भी पूछा गया है। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, इसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं इसको भी बताना है। तो दोनों में से पहले कथन की बात करें, जिसमें जिन लोगों के बच्चे नहीं होते उनकी मौत जो है जो हुआ से हो जाती है। जो हुआ मतलब कि पता नहीं क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए, सिल्वर वेडिंग पाठ में यशोधर बाबू के पथ प्रदर्शक एवं अधीनस्थों के हमदर्द जो है किशनदास कुंवारे थे। उनके बाल बच्चे नहीं थे, कुंवारे थे। तो उनके रिटायरमेंट के बाद और समय कैसे गुजरे उनके रिटायरमेंट के बाद समय कैसे गुजरे होंगे यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि उनके साथ कोई रहता नहीं था तो कोई बता नहीं सकता था। तो उनके रिटायरमेंट के बाद समय कैसे गुजरे होंगे यह कह पाना मुश्किल है। किशनदा ने वहाँ घर भी नहीं बनवाया था जहाँ पर वो नौकरी करते थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने घर नहीं बनवाया था, इसलिए वे गाँव चले गए। वहाँ कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार जिस किसी के बाल बच्चे नहीं होते हैं उनकी वृद्धावस्था एवं मृत्यु बड़ी ही दुखदाई होती है। अतः जिनके सुयोग्य बाल बच्चे होते हैं तो वृद्धावस्था आनंद पूर्वक व्यतीत होती है एवं मृत्यु भी निश्चिंता से होती है। ये कथन कहने का मतलब है। इस कथन से हम इस तरह से सहमत है कि भाई किस तरह से हो गई होगी पता नहीं है। यहाँ पे यही बात हमने उजागर की है इस लाइन में। इसमें अथवा पाठ जो है उसकी बात करें तो सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, भव्यता का आडंबर नहीं था। इस कथन से हम कितने सहमत है? तो जो पुरातत्ववेदित थे उनके द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई करवाने से जो साक्ष्य मिले हैं उनका उल्लेख करते हुए लेखक बताता है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, नगर नियोजन सुंदर था, पानी की निकासी की सुव्यवस्था थी, सिंधु घाटी के लोग तांबे और कांस्य के बर्तन बनाते थे। इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता साधनों और व्यवस्थाओं से संपन्न तथा समृद्ध थी, परंतु उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, दिखावा नहीं था। इस कारण वहाँ पर भव्य प्रसाद और मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। राजाओं और महंतों के समाधियां, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि भी नहीं मिलते हैं। राजा का मुकुट एकदम छोटे आकार का तथा नाव भी एकदम छोटे आकार की मिली है। उनके औजार भी छोटे ही मिले हैं। इस प्रकार सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। वहाँ पर दूसरी सभ्यताओं की तरह जो है प्रभुत्व या दिखावे का आडंबर नहीं था। तो ये हमने इसका आंसर बताया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के अथवा पार्ट में जो आपसे पूछा गया सार्थक आलेख के क्या गुण होते हैं। तो दोनों प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले फीचर लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम किसी
घटना की सत्यता तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। एक अच्छे फीचर को किसी सत्यता या तथ्यता पर आधारित होना चाहिए। फीचर का विषय समसामयिक, रोचक, ज्ञानवर्धक, उत्तेजक और परिवर्तन सूचक होना चाहिए। फीचर को शुरू से लेकर अंत तक मनोरंजक शैली में लिखा जाना चाहिए। फीचर में किसी विषय से संबंधित लेखक के निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। फीचर लेखक किसी घटना की सत्यता या तथ्यता को अपनी कल्पना का पुट देकर के फीचर में तब्दील करता है। फीचर को सीधा सपाट ना होकर के चित्रात्मक होना चाहिए। इसकी भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होने के साथ साथ कलात्मक और बिंबात्मक होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो है बातें हमें ध्यान रखनी है जब फीचर हम लिखते हैं। इसके सार्थक आलेख के क्या गुण हो सकते हैं, तो इन आलेखों को हम निम्न गुण बता सकते हैं। इसमें से आप चाहें तो 5 6 7 लिख सकते हैं। आलेख आकार आलेख का जो है आकार संक्षिप्त होना चाहिए। आलेख में विचारों तथ्यों की स्पष्टता होनी चाहिए। हर विचार या तथ्य को क्रम से ही रखना चाहिए। विषय में क्या, क्यों, कहाँ और कैसे के प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। आलेख की भाषा सरल, सुगम और प्रभावी होनी चाहिए। किसी बात का अनावश्यक दोहराव नहीं होना चाहिए। जब तक उसकी आवश्यकता नहीं है तो दोहराना नहीं चाहिए। लेखक को चाहिए कि वो प्रस्तुति की नवीनता बनाए रखते हुए भी उसमें निजी विचार या भाव न आने दे, वह केवल तथ्यों को बोलने दे। आलेख की शैली विवेचनात्मक और विश्लेषण दोनों प्रकार की हो सकती है। प्राय आलेख ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं, अवसरों और तथा चरित्रों पर लिखे जाते हैं। आलेख में जिज्ञासाशीलता होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए कि आलेख पढ़ रहा है तो वो आदमी समझे कि आलेख में क्या लिखा गया, आखिर मैं इसको समझूं तो सही, जानूं तो सही। अगला जो है इसमें तुलसीदास अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है हमें परिचय देना है। तो 4 अंकीय प्रश्न है, याद रखिएगा। इसमें से आपको अथवा भी दिया गया है, तो यहाँ पर ये अथवा ऑप्शन इसी में दे दिया गया है। तो इस तरह का 15 क्वेश्चन भी आपका अथवा वाला ही है। आप सोचो मत कि अथवा नहीं आएगा, अथवा आएगा सभी में। आपका 3 नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं अथवा। सबसे पहले तुलसीदास की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है बांदा जिले के राजापुरा गांव में सन 1532 में हुआ। बचपन में ही माता पिता के वियोग के कारण असहाय दुख सहन करना पड़ा। गुरु नरहरि दास की कृपा एवं शिक्षा से राम भक्ति का मार्ग प्रदीप्त हुआ, यानी कि प्रकाशित हुआ, मिला उनको। और पत्नी रत्नावली की फटकार से संसार त्याग कर विरक्त भाव से राम भक्ति में लीन हो गए। वो विरक्तता जीवन जीते हुए काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों का भ्रमण किया। सन 1623 में काशी में इनका निधन हुआ। रामचरितमानस, कवितावली और राम लालन हछु और गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा, प्रश्न और कृष्ण गीतावली और पार्वती मंगल, इस तरह की बहुत सारी जो है इन्होंने कृतियाँ लिखी हैं। और रामचरित मानस जो है इनकी तो आधार स्तंभ हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति के रामचरित मानस तो आधार स्तंभ माना जाता है। तो इस तरह से आप इसको खत्म करेंगे। इसके अथवा पाठ की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताना है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं चाहें तो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव छपरा में 1907 में हुआ था। काशी हिंदू विद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त कर शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक रहे। अनेक स्थानों पर हिंदी अध्यापन का कार्य किया, यानी हिंदी पढ़ाया है। ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, इस तरह से ये जो है निबंध संग्रह थी। कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, कुछ उपन्यास हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे, कम से कम 2-2 3-3 तो लिखेंगे। इनकी सांस्कृतिक दृष्टि प्रभावशाली एवं मूल चेतना विराट मानवतावाद है। ठीक है, इनकी मूल चेतना जो है विराट मानवतावाद है। मानव के ऊपर जो है ये बहुत ही ज़्यादा मानते हैं कि मानव की चेतना जगाने के लिए इनको माना जाता था। और इन्हें जो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण प्राप्त हुआ। साहित्यिक रचना करते हुए इनका निधन जो है 1789 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अपने शब्दों को पिरोना चाहें और भी जोड़ना चाहें तो आप अलग से भी और भी आंसर्स जोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है आपका द खंड, जिसमें 6 अंकीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार 10वीं से सप्रसंग हटा दिया गया है, 12वीं में सप्रसंग रखा गया है। 10वीं में सप्रसंग नहीं आएगा इस बार, लेकिन 12वीं में सप्रसंग दे दिया गया है। पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। एक प्रश्न पद्यांश का आएगा 6 नंबर का, और एक प्रश्न आएगा आपका गद्यांश का 6 नंबर का। इसमें अथवा भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जो है आपका प्रश्न ये वाला एक छोटा सा है। ठीक है, इसके बाद जो है अथवा दिया गया है
और ये वाला है। तो दोनों ही आपको दोनों में से कोई एक ही करना होगा, दोनों मैंने कर दिए हैं। सबसे पहले तो आपको जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा निशा निमंत्रण से लिया गया है, इसकी प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या कर देंगे कि इस पूरी लाइनों के माध्यम से क्या व्याख्या करना चाहता है कवि। और इसके बाद जो है आप बता देंगे इसमें क्या चीज़ विशेष है, ये ज़रूर बताएंगे। 6 अंक प्राप्त करने के लिए आपको मैक्सिमम और सही तरीके से लिखना होगा। इस तरह से लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। व्याख्या में जो कहानी आपको ऊपर दी गई है कविता के माध्यम से अपने शब्दों में इसको लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जो है विशेष जो भी इसमें संकेत हैं, क्या विशेष है वो आप इसमें बताओगे। इसी के अथवा पाठ में जो आपको दूसरा कविता की लाइन दी गई है, दीपावली की शाम घर पूते और सजे, ये वाला है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। तो ये वाला जो है आपका याद आ गया होगा, जो बच्चा जिद करता है चांद को पाने की, तो वहाँ पर जो है माँ कैसे उसको बहलाती है, उससे लिया गया है ये। प्रस्तुत काव्यांश जो है विराग गोरखपुरी की रचना जो है रुबाइयाँ से ली गई हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या कर देंगे कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है पूरी पंक्तियों के माध्यम से। और जो बच्चा है वो चाँद की जिद करता है, तो माता कैसे उसको जो है सही तरीके से समझा पाती है या मना पाती है, यही चीज़ इसमें बताया गया है। दिवाली का समय है, जिस समय दीपक जलाए जा रहे हैं और जो है सारे घरों की रंगाई-वंगाई की जा रही है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। और इसके बाद जो है इसके विशेष शब्दों को ज़रूर लिखेंगे, इसमें विशेष क्या-क्या है वो आप बता देंगे। कौन-सा छंद है, कैसी भाषा है, इस तरह से आप बता देंगे किस चीज़ का यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे कि कवि ने दिवाली की शाम को माँ बेटे की अप्रीतम खुशी का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ विशेषता हो जाती है इसकी। अब आपका जो है 16वां क्वेश्चन 6 नंबर का है, 17वां क्वेश्चन भी आपको 6 नंबर का ही मिलेगा, ये भी करना ही होगा आपको। 16वां करोगे 17वां भी करोगे, लेकिन इसमें अथवा पाठ भी मिलेगा आपको। तो 16वें में भी अथवा पाठ है, 17वें में भी अथवा पाठ है। रात्रि की विभीषिका ये वाला है और मेरे भ्रमण की भी एकांत यहाँ पे भक्तिन वाला है। तो दोनों ही में से कोई एक करना है। एक तो एक ढोलक वाला है, पहलवान की ढोलक से लिया गया है, और एक भक्तिन वाले चैप्टर से लिया गया है महादेवी वर्मा का। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका जो है पहलवान की ढोलक में प्रसंग लिख देंगे कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, और फिर व्याख्या कर देंगे कि इसमें कहा क्या गया है, इस पूरे पंक्तियों का मतलब क्या कहना चाहता है कवि, क्या समझाना चाहता है, और उसके बाद में इसमें विशेष क्या बात है वो आपको बतानी है। तो 2 लाइनों और 3 लाइनों में विशेष जरूर लिखेंगे। इसके अथवा पाठ की बात करें तो यहाँ पे फिर सबसे पहले सब पहले प्रसंग लिखेंगे, जिसमें आप कौन से पाठ से लिया गया है, उसके रचयिता कौन है, उनका नाम लिख देना है, और इसमें क्या वो बताना चाहती हैं, ठीक है। बस इतने लाइन से लिखना होता है। बाद में व्याख्या करके आप जो है पूरी लाइनों को समझाते हुए चलेंगे और इसके विशेष रूप को जरूर लिखेंगे। इसके बाद ये आप 6 अंक तभी प्राप्त होंगे जब आप पूरा सही तरीके से लिखेंगे। 6 अंक के प्रश्न जो है बहुत ही समझदारी से करने होंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं यहाँ पर, और उससे पहले मैं आपको निर्देश बता देता हूँ। यदि कोई विद्यार्थी किसी भी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो 2022 का मॉडल पेपर प्राप्त करना हो आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ, या 2023 का आपको प्राप्त करना हो, या अभी 2024 का आप देख रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का जो आप देख रहे हैं, तो इन सभी के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको निम्न नियमों को फॉलो कर लेना है, और इस नियम के द्वारा जो है आप आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप 3-4 दोस्त मिलकर ले सकते हैं, बहुत ही ईजी सा जो है ये आपका सिस्टम रहेगा। 3-4 दोस्त मिलने का मतलब हो गया कि 5 रुपये 6 रुपये पड़ेंगे आपको, 5 जो ने मिल गए तो, और जो है आप एक बार पीडीएफ लेकर के आपस में शेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पीडीएफ प्राप्त करने का नियम। अब आ जाते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ जो आपसे पूछा गया है, उसके बाद हम अपने आंसर्स को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला प्रश्न, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर में विभिन्न पदों पर आवेदन करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए एक विज्ञप्ति तैयार करनी है। विज्ञप्ति का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसी में अथवा पाठ दिया गया है, ये 4 अंकीय प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में सामग्री क्रय करने हेतु निविदा, अभी मैंने बताया था निविदा का क्वेश्चन आएगा, तो निविदा जो है हमें तैयार करना पड़ेगा। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है, विज्ञप्ति तैयार करिए या फिर निविदा तैयार करिए। सबसे पहले विज्ञप्ति की बात करें तो विज्ञप्ति का जो क्रम रहता है, आप सबसे पहले लिखेंगे कि किसके लिए विज्ञप्ति है, ठीक है। तो ये जो है विज्ञप्ति शब्द तो जरूर मेंशन करना है आपको कि भैया ये निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर के लिए विज्ञप्ति है, उसके द्वारा विज्ञप्ति है, और विज्ञप्ति यहाँ पर लिखोगे आप, ये हो गया आपका विज्ञप्ति, ठीक है। उसके बाद पत्र क्रमांक जरूर लिखोगे, कुछ बटे में कुछ बटे में कुछ बटे में, इस तरह से आपको पत्र क्रमांक लिखना होगा, जो कि आपको स्कूल में समझाया गया होगा। और इस साइड में आपको दिनांक लिखना है, जो भी आप दिनांक यूज़ करना चाहेंगे वो दिनांक लिखेंगे। एग्जाम वाला दिनांक लिख ले, चाहे कोई भी दिनांक लिख दे, चाहे पिछले साल का लिखें चाहे अगले साल का। उसके बाद जो है आपको सूचित करना है ढंग तरीके से, एक्स्ट्रा लाइनें नहीं लिखनी है, बहुत तरीके से जो है आपको सूचित करना है।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे संस्थान में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। अयोग्य जन या फिर योग्य जन आवेदन पत्र की आपूर्ति पूर्ण कर प्रमाणित प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 15 दिसंबर, अब नवंबर में आपने ज्ञप्ति दिया है, ठीक है, विज्ञप्ति दिया है, तो आप जो है 1 महीने 1.5 महीने का टाइम दे करके डेट लिखेंगे। 15 दिसंबर 2000 को 5:30 बजे तक कार्यालय में जमा करवाने का श्रम करें। तत्पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे, यानी कि उसके बाद जो है आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। इसमें बिल्कुल सटीक लाइनें लिखी जाती है, कुछ घुमाया नहीं जाता, ये ध्यान रखना। विज्ञप्ति बहुत ही सरल शब्दों में और बिल्कुल साधारण शब्दों में लिखी जाती है। पदों का चयन योग्यता, अनुभव और साक्षरता यानी इंटरव्यू के आधार पर होगा। वेतन संस्थान द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार होगा, जो भी संस्थान ने मापदंड अपनाए हुए हैं कि किसको कितना वेतन देना है, तो उसके हिसाब से होगा। पद नाम लिख करके बता देंगे किस तरह का है, कौन कौन से पद आपने निकाले हैं। पदनाम जैसे कि आयुर्वेदिक चिकित्सक के लिए, आयुर्वेदिक औषध योजक के लिए, कक्ष सेवक के लिए। पदों की संख्या होगी, सामान्य योग्यता आप क्या लेना चाहते हैं, अनुभव कितना देना चाहते हैं, इस तरह से, और नीचे लिखोगे निदेशक। तो इस तरह से ये खत्म हो जाएगा। इसके अथवा पाठ की अगर हम बात करें, जो आपसे बोला गया है निविदा सूचना तैयार करने की, तो निविदा सूचना इस तरह से लिखेंगे। उस किसके द्वारा जो की जा रही है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर के द्वारा। क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपको निविदा लिखनी है, लेकिन किसके द्वारा तो आपको पता नहीं है, तो आप अपना स्कूल का नाम या किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आप जयपुर लिखें, अजमेर लिखें, कोटा लिखें, बूंदी लिखें, सीकर लिखें, कुछ भी लिखें। क्रमांक जो है आपका वही जैसे ऊपर लिखा गया वैसे ही यहाँ पे क्रमांक रहेगा, ध्यान रखना है। लेखा, निविदा सूचना नंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये जरूर मेंशन करोगे आप, इस तरफ का जो चीज़ बता रहा हूँ ये मेंशन जरूर करोगे। साथ ही साथ निविदा संख्या बीच में यहाँ पर मेंशन करोगे, और इसके बाद जो है इधर दिनांक मेंशन करोगे। ये 3 चीज़ें मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर कटते हैं इसके। फिर इसके बाद जो है आपको निविदा लिखनी है। हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न विवरणानुसार प्रयोगशाला सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं प्रतिष्ठानों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो निर्धारित तिथि को दोपहर 2 बजे तक प्राप्त हो जाएंगी, और उसी दिन 3 बजे इच्छुक निविदाकारों के समक्ष खोली जाएंगी। निविदा पत्रक प्रपत्र निविदा खोलने की निर्धारित तिथि के 12 बजे तक निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर लिख रहे हैं तो आप जयपुर का लिखोगे, तो जयपुर के कार्यालय में जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर आप जो है धरोहर राशि वगैरह सब बता दोगे। विवरण है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। अनुमानित राशि आपने बता दी 20,000 चाहे 1 लाख, जो भी आप लिखना चाहें। धरोहर राशि आप जो है जो जमा करानी है वो लिख सकते हो। निविदा खोलने की तिथि जो आपने दे दी है तो सबके लिए सेम रहेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क जो है आप 100 रुपये या 200 रुपये 150 रुपये रख सकते हो। फिर एक नोट जरूर आप डालोगे, ये नोट डालना बहुत जरूरी होता है। आपूर्ति के लिए सामग्री का पूरा विवरण निविदा पत्र के साथ उपलब्ध रहेगा, हस्ताक्षर प्रधानाचार्य। तो इस तरह से निविदा कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद जो है आपका जो 19वां और अंतिम प्रश्न जो रहेगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको किसी एक पर जो है पूर्ण रूप से प्रस्तावना और उपसंहार के हिसाब से जो है 300 शब्दों में निबंध लिखना होगा, और ये निबंध जो है आपको 5 नंबर देगा। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, नारी शिक्षा आज की आवश्यकता, भारत की ऋतुएं, और पर्वतीय स्थल की मेरी यात्रा। तो इन चारों में से किसी एक पे लिखना है आपको। ये सारे जो 2 नंबर है, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 2022 का मॉडल पेपर देखना, उसमें भी करवा रखा है। 2021 का मॉडल पेपर देखोगे उसमें भी मिल जाएगा ये, और 2023 का मॉडल पेपर देखोगे उसमें भी मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे मैंने प्रश्न करवा रखे हैं। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, मैंने यहाँ पे दे दिया है, जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना लिख करके आप जो है शुरुआत करोगे। प्रस्तावना के बाद में आप बताओगे कि आतंकवाद का कारण क्या है। उसके बाद बताओगे आतंकवादी घटनाएं एवं दुष्परिणाम क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, ठीक है। ये सारी की सारी लाइनें लिखोगे ढंग से, क्योंकि 300 शब्दों में आपको इसको व्यक्त करना है। फिर उसके बाद में आतंकवादी चुनौती का समाधान कैसे कर सकते हैं, और अंतिम जो चरण होगा हमारा उपसंहार होगा, तो उपसंहार लिख देंगे। जैसा कि मैंने बताया, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस संबंध में जो है आप कर सकते हैं मैसेज, और जो है बिल्कुल सटीक होना चाहिए जो भी आपको करना है। और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको चेक करिए। इस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट विषय के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिस ना निकल जाए कहीं से, और समय आपके पास कम है, तैयार करिए अपने आप को। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।